पिछली लाइफ में इस वर्ल्ड का वीर अपनी बहन की रक्षा नहीं कर पाया था और उसे खुद भी धोखे के कारण मरना पड़ा था, जहां उसने समय को रिवर्स करने के लिए यूनिवर्स कॉइन का यूज किया था। जब वीर यहां पहुंचा तो उसने कसम खाई कि वो इस वर्ल्ड के वीर की गलतियां नहीं दोहराएगा। बेशक कानूनों को दरकिनार करने के तरीके मौजूद थे। कुछ विशेष वर्ग के नागरिकों को अपने किसी रिश्तेदार को आयामी दुनिया में शिकार करने से रोकने का अधिकार था। जब वो अपनी ताकत को बढ़ा लेगा तो उसके पास अपनी बहन को किसी भी संभावित नुकसान से बचाने के लिए पर्याप्त अधिकार हो जाएंगे। तभी वो अपनी बहन को उस क्रूर दुनिया में जाने से रोक पाएगा। पिछली सदी की शुरुआत में संयुक्त विश्व महासंघ ने नागरिकों को उनके जीन पॉइंट की संख्या के बेस पर अलग करना शुरू कर दिया था। जो लोग अपनी प्राइमरी जीन क्षमता तक पहुंच चुके थे उन्हें मानक नागरिक माना जाता था और उनके पद के लोगों को लाभ दिए जाते थे। जो अपनी म्यूटेंट जीन क्षमता तक पहुंच चुके थे उन्हें प्रथम श्रेणी के नागरिक माना जाता था और जो अपनी सेक्रेड ब्लड जीन क्षमता तक पहुंच चुके थे उन्हें विशेष श्रेणी का नागरिक माना जाता था। वीर की नजर अपनी बहन की व्हीलचेयर के पास रखी किताबों पर पड़ी। उसे पढ़ने का बहुत शौक था और वो भविष्य में शोधकर्ता या लेखिका बनना चाहती थी। उसके माता पिता सामान्य नागरिक ही थे। उसे सर्वश्रेष्ठ हाई स्कूल में पढ़ने के लिए उसे प्रथम श्रेणी का नागरिक बनना होगा। इस पैरेलल वर्ल्ड में रिबर्थ होने के बाद वीर ने अब तक बहुत समय बर्बाद कर दिया था। कल जब वो आयामी दुनिया में एंटर करेगा, अगर उसे नम गुफा में उच्च श्रेणी का बॉस एलियन नहीं मिला तो उसके पास अपनी योजना छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। आखिरकार उसे अपनी दुनिया में भी तो जाना है। अचानक बाहर से दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। वीर ने जाकर दरवाजा खोला और दरवाजे पर प्रिया को देखकर हैरान रह गया। उसने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, तुम यहां क्यों आई हो? घृणा से भरे स्वर में प्रिया ने उत्तर देते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपनी खुशी से इस तरह की जर्जर जगह पर आऊंगी? वीर की बहन ने अपनी व्हीलचेयर वीर के पास धकेल दी और प्रिया को देखते हुए कहा, प्रिया दी, आप यहां अंदर आइए। प्रिया की नजर सिया के काम न कर रहे पैरों पर पड़ी। उसने अपनी घृणा छिपाने की जरा भी कोशिश नहीं की। उसके होंठ एक व्यंग्यात्मक मुस्कान में मुड़ गए। वीर ने आंखें सिकोड़ लीं। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन वो अपनी बहन के प्रति इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अगर प्रिया उसकी बचपन की दोस्ती ना होती तो वीर पहले ही कोई कदम उठा चुका होता। प्रिया ने ठंडी आवाज में बड़बड़ाया। उसने वीर को एक तरफ धकेल दिया और घर में घुसते हुए तिरस्कार भरे स्वर में कहा, यह कैसी बेतरतीब गंदगी है। ये तो लगभग सुअरों के बाड़े जैसा ही है। लेकिन वीर, मैं तुमसे इससे बेहतर की उम्मीद भी नहीं कर सकती थी। वीर के चेहरे पर शांत शत्रुता छा गई। उसने ठंडे लहजे में कहा, अगर तुम यहां सिर्फ हमारी जिंदगी का मजाक उड़ाने आई हो तो तुम्हारा स्वागत नहीं है। तुरंत यहां से चली जाओ। जैसा कि मैंने कहा, क्या मैं बिना किसी कारण के खुद को यहां घसीट कर लाऊंगी? मैं यहां इस प्रॉपर्टी को पुनः प्राप्त करने आई हूं। प्रिया ने झट से जवाब दिया, जिसे सुन वीर और सिया दोनों सदमे से पीछे हट गए। प्रिया ने अपने हैंडबैग से कागजों का एक ढेर निकाला और कहा, मुझे घर पर एक रेंट कॉन्ट्रैक्ट मिला था और पता है कि क्या पता चला, तुम्हारे रेंट का टाइम लगभग खत्म हो गया है। वीर ने तुरंत कॉन्ट्रैक्ट लिया और उसे ध्यान से देखा। धीरे धीरे उसके चेहरे पर उदासी छाने लगी। प्रिया मुस्कुराई और बोली, कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार यह प्रॉपर्टी तुम्हारे परिवार को 18 साल के लिए रेंट पर दी गई थी। अब जब 18 साल पूरे हो गए हैं तो तुम्हारे लिए यह घर खाली करने का समय आ गया है। वीर को रेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता था, लेकिन वो अपनी प्लानिंग पर इतना बिजी था कि उसे ये रियलाइज नहीं हुआ कि प्रिया इतनी जल्दी उसके पास आ जाएगी। इस दुनिया में वीर और प्रिया के फादर बहुत करीबी दोस्त थे और वीर के फादर ने पहले भी प्रिया के फादर की जान बचाई थी। दोनों परिवारों के बीच हमेशा से दोस्ताना रिश्ता रहा है। इस दुनिया का वीर और प्रिया पिछली लाइफ में एक दुर्भाग्यपूर्ण रिश्ते में थे, जो तब खत्म हो गया जब प्रिया जीन लीडर बोर्ड के टॉप रैंक के पास मौजूद अर्जुन के छोटे भाई के साथ रिलेशनशिप में आ गई। यहां आने के बाद वीर ने अपना सारा समय व्हाइट ग्रब गुफा में बिताया था, जिससे उसके और प्रिया के बीच फ्रेंडशिप्स कभी डेवलप ही नहीं हुआ। जिंदगी मुश्किल थी और एक अच्छी जिंदगी जीना उससे भी ज्यादा मुश्किल।
प्रिया के लिए वीर को छोड़कर एक बेहतर जिंदगी की तलाश करना स्वाभाविक था, लेकिन वो ये बर्दाश्त नहीं कर सका कि वो उसे और उसकी बहन को बेदखल करके बेघर कर दे। और अगर हमें इस जगह को किराए पर जारी रखने के लिए भुगतान करना पड़े तो? वीर ने कहा। हां, उस कंडीशन में तुम्हें मेरे परमिशन की जरूरत होगी, प्रिया ने जवाब दिया। तभी वीर के पीछे मौजूद सिया ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्रिया दी, प्लीज हमें बाहर ना निकालें, हम कहां रहेंगे? ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है और मुझे यकीन है कि तुम कोई जगह तो ढूंढ ही लोगे, प्रिया ने गुस्से में कहा। वीर ने गहरी सांस ली और उसे मारने की अपनी सहज इच्छा को दबा दिया। ठीक है, तुम क्या चाहती हो? देव आश्रम छोड़ दो, मैं तुम्हें फिर वहां कभी नहीं देखना चाहती। देव आश्रम छोड़ने से वीर की प्लानिंग पूरी तरह से बर्बाद हो जाती। देव आश्रम के आसपास के एलियंस को मारकर उसका घर चलता था। अगर वो वहां से चला जाता तो उसे किराए के लिए पैसे नहीं मिलते और वो कभी अपनी किस्मत नहीं सुधार पाता। अगर मैं ऐसा करूंगा तो हमारे पास अपना पेट भरने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होगा, वीर ने कहा। ओ, तुम इतने बड़े हो और तो और भगवान ने तुम्हें हाथ पैर भी दिए हैं। जब तक तुम अपनी बहन की तरह अपंग नहीं हो, तुम जरूर यहां कुछ काम करके पैसा कमा सकते हो। मैं ये तुम्हारे भले के लिए कर रही हूं। सीन लीडर बोर्ड पर तुम वैसे भी कितने नीचे हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपना नाम बना पाओगे? जरा अपनी शक्ल आईने में तो देखो। और क्या हुआ अगर तुम इस आयामी दुनिया में मर गए? कोई तुम्हारी लाश भी वापस नहीं लाएगा। मैं जिंदा रहूंगा या नहीं, इससे तुम्हारा कोई काम नहीं है, वीर ने गुस्से से कहा। तुम इतने जिद्दी क्यों हो वीर? सिया, क्या उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया? तुम्हारा भाई जीन लीडर बोर्ड में सबसे नीचे है। क्या तुम उसे हकीकत का सामना करने के लिए राजी नहीं करोगी? आखिरकार हर कोई इतनी बेरहम दुनिया से निपटने के लिए तैयार नहीं होता। वीर के जिद्दी रुख को देखकर प्रिया ने अपना निशाना सिया पर लगाया। हालांकि सिया कुछ जवाब दे पाती, उससे पहले ही वीर उसके सामने आ गया और प्रिया से कहा, प्रिया, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, बात को और मत बिगाड़ो। प्रिया ने अपने हाथ कमर पर रख लिए और कहा, और अगर मैं ऐसा करूं तो क्या होगा? क्या तुम बेदखल होना चाहते हो? तभी कमरे में एक करारा तमाचे की आवाज गूंज उठी। वीर ने प्रिया के चेहरे पर तमाचा जड़ दिया, इससे पहले कि उसे होश आता कि वो क्या कर रहा है। प्रिया ने सदमे में अपना सूजा हुआ चेहरा पकड़ लिया और चिल्लाई, वीर, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? वीर ने एक और गहरी सांस ली और अपने गुस्से को शांत करने का कोशिश की। दूसरी ओर प्रिया अपनी सबसे अभ्यस्त लड़ाई शैली पर लौट आई। शब्दबान, वीर, मैंने तुम्हें एक चांस दिया था। मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम देव आश्रम छोड़ दोगे तो मैं तुम दोनों को यहीं रहने दूंगी। लेकिन उस थप्पड़ के बाद तुम्हें मुझसे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम देव आश्रम के दरवाजे के सामने मेरे सामने घुटने टेक दो तो शायद मैं तुम्हें एक चांस दे सकती हूं। वीर की आंखें एक बार फिर ठंडी हो गईं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा करूंगा? ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ में है और आखिरकार ये मेरा घर है। तुम दोनों तो बस अवैध कब्जाधारी हो। या तो तुम यहां से निकलो या फिर मैं तुम दोनों को बाहर निकालने के लिए पुलिस को बुलाऊं। वीर ने सिर हिलाया। तुम गलत हो। कॉन्ट्रैक्ट फिर से देखो, घर अभी भी तुम्हारा नहीं है, ये घर मेरा है, प्रिया ने गुस्से से कहा। अब वीर की बारी थी मजाक उड़ाने की। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक महीने के अंत तक का समय है, उसके बाद ही आप हमें बेदखल कर सकते हैं। अभी 2 हफ्ते बाकी हैं और अगर आप जमीन के मालिक भी हैं तो भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकते। प्रिया ने वीर के दावों की पुष्टि करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को फिर से देखा, लेकिन उसने अपना रुख नहीं बदला। क्या कोई फर्क है? बस कुछ ही समय की बात है, फिर मैं तुम दोनों को बाहर निकाल दूंगी। कम से कम इस समय तो हम कानूनी तौर पर इस प्रॉपर्टी के हकदार हैं। तुम ही हमारी प्रॉपर्टी में घुसी हो और मैं ही हूं जो पुलिस को बुलाकर तुम्हें बाहर निकाल सकता हूं। क्या तुम उनके आने का इंतजार करोगी या खुद ही चली जाओगी? वीर, बस तुम इंतजार करो, मैं महीने के अंत में वापस आऊंगी। ये जानते हुए कि वीर हार नहीं मानेगा, प्रिया के पास उसे चेतावनी देते हुए पीछे मुड़कर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भाई, हम क्या करेंगे? अगर मम्मी पापा वापस आ गए और हमें न पा सके तो क्या होगा? इस घर के बिना वे कहां रहेंगे? हम कहां जाएंगे? घर परिवार की यादों से भरा था। इस बात का सबूत कि उन दोनों भाई बहनों के माता पिता भी कभी थे। अपनी बहन की आंखों में आंसू देखकर वीर ने तुरंत उसे सांत्वना दी। चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अगर प्रिया हमें ये जगह किराए पर लेने से मना करती है तो मैं इसे अंकल अरोरा से सीधे खरीद लूंगा, और वो भी इतनी कीमत पर जिसे वो मना नहीं कर पाएंगे।
और इसकी लागत कितनी होगी? सिया ने पूछा। 10 लाख? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यह सिर्फ पैसा है, मैं इसे वापस पा सकता हूं, वीर ने कहा। लेकिन हमारे पास समय नहीं है ना? सिया ने गंभीरता से पूछा। वीर ने अपनी बहन का सिर सहलाया और कहा, चिंता मत करो, मुझ पर भरोसा रखो। सिया ने धीरे से अपना सिर अपने भाई की छाती पर टिका दिया। उसके आस पास होने से उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी बात का डर नहीं है। अपनी बहन को शांत करने के बाद वीर ने 5 घंटे आराम किया और फिर आयामी दुनिया में लौट गया। वापस लौटने से पहले उसने अपनी बची हुई धनराशि का एक बड़ा हिस्सा अपनी बहन के बिस्तर के नीचे छिपा दिया ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में काम आ सके। मानो वीर के जाने का आभास पाकर सिया ने आंखें खोली। भाई, क्या तुम फिर जा रहे हो? तुम्हें जगाने के लिए माफ करना, मैं अपना बाकी पैसा यहीं छोड़ रहा हूं, इसे आपात स्थिति में इस्तेमाल करना। क्या आप थोड़ी देर और आराम नहीं करेंगे? सिया ने कहा। समय नहीं है, वीर ने जवाब दिया। प्लीज सेफ रहना, सिर्फ मेरी वजह से कोई खतरनाक काम मत करना। आखिरकार तुम ही मेरे परिवार के इकलौते सदस्य हो। सिया ने वीर की आस्तीन खींची, उसकी मोती जैसी आंखों में आंसू झलक रहे थे। वीर ने अपना सिर नीचे किया और अपनी बहन के माथे पर किस किया। मैं वादा करता हूं कि सब ठीक हो जाएगा। फिर वो टेलीपोर्टेशन उपकरण से होते हुए एक बार फिर आयामी दुनिया में पहुंच गया और उसके दोबारा प्रकट होते ही बस्ती में मौजूद भीड़ में ठहाकेदार हंसी की लहर दौड़ गई। वीर ने उन सब की उपेक्षा की और वाइट ग्रब गुफा की ओर वापस चला गया और उन्हें बड़े पैमाने पर मारने लगा। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। वीर रोजाना सिर्फ 2 से 5 घंटे ही आराम करता था, बाकी समय लगातार वाइट ग्रब्स को मारने में बिताता था। हालांकि अफवाहों वाला सुपीरियर ग्रेड का वाइट ग्रब उसे कभी नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या पास्ट में कोई गलती हुई होगी? वीर ने मन ही मन कहा। वीर जब दोबारा टाइटन ग्रह पर पहुंचा तो आश्रम में मौजूद भीड़ में ठहाकेदार हंसी की लहर दौड़ गई। वीर ने उन सबको नजरअंदाज किया और व्हाइट ग्रब वाले गुफा की ओर वापस चला गया और उन्हें बड़े पैमाने पर मारने लगा। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। वीर रोजाना सिर्फ 2 से 5 घंटे ही आराम करता था, बाकी समय लगातार व्हाइट ग्रब्स को मारने में बिताता था। हालांकि अफवाहों वाला हाई क्लास लेवल का ग्रब उसे कभी नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या पास्ट में कोई गलती हुई थी? वीर ने मन ही मन कहा। नहीं, यह पॉसिबल नहीं है। यादों के मुताबिक पास्ट में उस अफवाह की पुष्टि कई लोगों ने की थी, इसलिए इसमें कुछ तो बात होगी, वीर ने खुद से कहा। उस लकी मैन के मुताबिक जिसने बॉस ग्रब को पाया था उसे यही कहीं होना चाहिए। हालांकि वीर ने लगातार 3 महीने गुफा में रहने के बावजूद उस एलियन बॉस का नामो निशान तक नहीं देखा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसे अपनी नींव को लेकर भी परेशानी हो रही थी। पास्ट में हुए कई एक्सपेरिमेंट ने इस बात की पुष्टि की थी कि इन व्हाइट ग्रब्स के नरम कोर किसी की नींव में बड़ी सफलता के लिए सबसे अच्छे उत्प्रेरक थे और भविष्य में इन कोर की कीमतें बेशक आसमान छुएंगी। इनकी डिमांड इतनी ज्यादा थी कि इस प्लैनेट में ग्रब्स का शिकार करके उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। इसीलिए वीर ने हर बार देव आश्रम में लौटने पर कम से कम आधे कोर जमा करना सुनिश्चित किया। लेकिन अनगिनत कोर को कंज्यूम करने के बाद भी वीर को अभी तक कोई सफलता नहीं मिली थी। उसकी झुंझलाहट भड़क उठी। उसने अपने लिए जो योजनाएं बनाई थीं, वे 2 अहम पहलुओं पर टिकी थीं। अपनी नींव में एक नई जान फूंकना और दूसरा बेहतरीन किस्म के ग्रब्स से डेविल सोल प्राप्त करना। क्या पिछले 3 महीनों की उसकी मेहनत बेकार जाएगी? सिर्फ इसलिए कि वो फ्यूचर जानता था। इसका मतलब ये नहीं था कि वो हर एक चीज जानता था। यहां का वीर रहेजा नहीं बन सकता था। क्या मुझे अपनी योजनाओं में बदलाव करना चाहिए? वीर ने मन ही मन सोचा। लेकिन इससे उसकी पूरे 3 महीने की कोशिश बेकार हो जाती। जिस पल उसने प्रिया के अभिमानी भाव और अपनी बहन के आंसुओं के बारे में सोचा, वीर का गुस्सा चरम पर पहुंच गया और उसने अपने बगल की गुफा की दीवार पर जोर से मुक्का दे मारा। अचानक मुक्के के प्रहार से एक आवाज गुफा में गूंज उठी और टक्कर वाली जगह से छोटी छोटी दरारें बाहर की ओर फैल गईं। वीर की मुट्ठी से भी ताजा खून रिस रहा था। प्रिया वाली घटना का मतलब था कि उसके पास पहले से भी ज्यादा समय की कमी थी और उसके पास
अपनी योजना बदलने के अलावा कोई चारा नहीं था। भले ही ये उसके भविष्य के विकास के लिए कम फायदेमंद हो, लेकिन उसकी बहन कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अचानक गुफा का वो हिस्सा जिस पर उसने मुक्का मारा था टूटने लगा और उसमें एक बड़ा होल दिखाई देने लगा, जिससे एक इंसान आसानी से आर पार आ जा सकता था। वीर अपने सामने बने सुरंग को देखकर हैरान रह गया। ये गुफा 3 महीनों से उसका दूसरा घर बन चुका था। वो इस पूरे इलाके को अच्छी तरह जानता था, लेकिन ये एक ऐसा इलाका था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वीर ने खुद से कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि यहीं पर ही वो मिस्टीरियस एलियन बीस्ट हो? खैर, मैंने पहले ही 3 महीने बर्बाद कर दिए हैं। आखिरकार थोड़ा और समय किस काम का? फिर से जगी उम्मीद के साथ वीर नई सुरंग में घुस गया। जैसे जैसे सुरंग चौड़ी होती गई, उसने खुद को एक प्रदर्शनी हॉल के साइज के विशाल एरिया में पाया। उसके बीच में एक विशाल सिल्वर कलर का एलियन बैठा था, जो सिल्वर रोशनी से चमक रहा था। वीर ने खुशी से कहा, आखिरकार मैंने तुम्हें पा ही लिया बेवकूफ एलियन। वीर को तुरंत एहसास हो गया कि यही वो हाई क्लास लेवल का एलियन है जिसकी वो तलाश कर रहा था। सच तो ये है कि इस सुरंग की खोज पास्ट में अचानक से हुई थी। वीर को इस खोज के बारे में कुछ खास पता नहीं था। उसने बस अफवाहें सुनी थीं, इसीलिए उसे कभी सफलता नहीं मिली। और फिर भी आखिरकार उसकी कड़ी मेहनत रंग लाई। आयामी दुनिया का पहला क्षेत्र म्यूटेंट्स और हाई क्लास के एलियंस से भरा था। दूसरे शब्दों में कहें तो हाई क्लास के बीइंग्स इस ग्रह के टॉप पर थे। उसके सामने विशाल सिल्वर ग्रब सबसे कमजोर हाई क्लास लेवल का बीइंग था, लेकिन एक ऐसा बीइंग जिसका डेविल सोल काफी यूजफुल था और जो किसी भी दूसरे हाई क्लास लेवल्स के एलियंस के समान ही उच्च जीन पॉइंट देता था। वीर ने उस जाइंट ग्रब को देखते हुए एक्साइटमेंट में कहा, तुम मेरी उन्नति की पहली सीढ़ी बनोगे बेवकूफ। 3 महीने तक व्हाइट ग्रब्स को मारने के बाद वीर को उनकी शारीरिक संरचना की गहरी समझ हो गई थी, इसलिए उसने तुरंत उस सिल्वर ग्रब पर एक सटीक और कुशल अटैक किया। वीर ने शुरू में सोचा था कि वो एक ही वार में उसे मार देगा, लेकिन सबसे कमजोर हाई क्लास का एलियन भी उसकी अपेक्षा से ज्यादा ताकतवर निकला। वीर चाहे कितनी भी ताकत लगा ले, ब्लेड उसके फ्लैश में बस थोड़ा सा ही घुस पाया था। उसके हमले से बेशक वो सिल्वर ग्रब क्रोधित हो गया था, जिसका चेहरा अचानक रक्त लाल हो गया और वो फुटबॉल की तरह वीर और उछल पड़ा। वीर आसानी से उस जाइंट ग्रब के टेलीग्राफ किए गए हमले से बचने में सक्षम था। व्हाइट ग्रब्स में आमतौर पर कोई भी आक्रामक क्षमता नहीं होती थी और इस सिल्वर ग्रब में भी कोई विशेष विनाशकारी या जटिल हमला नहीं होना चाहिए था। अपने आकार और लचीलेपन के अलावा ये एक नॉर्मल व्हाइट ग्रब से अलग नहीं था। इसके हमले का तरीका किसी भी दूसरे एलियंस की तुलना में ज्यादा सीधा था। जैसे ही वो जाइंट सिल्वर ग्रब एक और खिसका, वीर ने अपने ब्लेड से उस सिल्वर ग्रब के फ्लैश को कई टुकड़ों में काट दिया। दर्द से कराहते हुए उस सिल्वर ग्रब ने अचानक अपने शरीर को फैलाया और हवा में उछला गया, जिसका टारगेट वीर को अपने शरीर के नीचे दबाना था। बदकिस्मती से वीर उससे कहीं ज्यादा तेज था और उसके हमलों को आसानी से चकमा दे रहा था। साथ ही वो धीरे धीरे सिल्वर ग्रब के फ्लैश को भी उसके शरीर से अलग कर रहा था। उसने जो जेली जैसे टुकड़े काटे थे वे जमीन पर गिरते ही पिघल गए। हर बार जब वो सिल्वर ग्रब उसकी ओर उछलता तो वीर अपने हाथ में तलवार लहराता और उसके शरीर का एक और टुकड़ा काट देता। वो जाइंट सिल्वर ग्रब गुफा में चारों ओर वीर का पीछा करता रहा, जबकि वीर उसे चकमा देता रहा और वार करता रहा। आखिरकार वो एक हाई क्लास लेवल का जीव था और वीर के लगातार हमलों के बावजूद वो लगातार अपना फ्लैश रिजेनरेट भी कर पा रहा था। लड़ाई गतिरोध में पहुंच गई। आखिरकार इन एलियंस से महीनों तक लड़ते हुए वीर की तलवारबाजी की कुशलता और दृढ़ता रंग लाई। सिल्वर ग्रब अपने ओरिजिनल फॉर्म का 1/3 रह गया था और वीर को यकीन था कि वो जल्द ही उसे छोटा कर देगा। हालांकि ऐसा करने से पहले ही वीर की सहन शक्ति जवाब दे जानी तय थी। आखिरकार उसकी नींव अभी तक पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई थी और उसने अपनी मूल जीन क्षमता का केवल 5वां हिस्सा ही भरा था। केवल 20 मूल जीन पॉइंट्स के साथ उसका शरीर लंबी लड़ाई के लिए बहुत कमजोर था। अगर उसका शरीर साथ नहीं दे सकता था तो कौशल और तकनीक बेकार थे और उसकी सहन शक्ति भी जल्द ही खत्म हो रही थी। 10 मिनट बाद वीर को लगा कि उसका शरीर टूट रहा है।
उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था, उसकी मांसपेशियां कांप रही थीं और वो जोर जोर से हाँफ रहा था। वो सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति से ही खुद को सीधा रख पा रहा था। क्या यही उसके लिए सब कुछ होगा? उस हाई क्लास लेवल के एलियन के हाथों मारा जाना, जिसे पाने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी और सफलता की ओर पहला कदम भी नहीं उठाया था। जैसे ही सिल्वर ग्रब एक बार फिर उसकी ओर उछला, वीर हताश होकर चिल्लाया और एक तरफ हट गया। उसने अपने हाथ को उसके बॉडी पर कम से कम एक बार और वार करने के लिए मजबूर किया। जैसे ही उसने मौत की आंखों में देखा, उसकी तलवार की नोक से अचानक एक रोशनी निकली और जैसे ही वो उस जाइंट ग्रब के बॉडी से टकराई, वीर को लगा जैसे उसके शरीर में कोई बांध टूट गया हो और उसे शक्ति से भर दिया हो। आखिरकार मैं कामयाब रहा, मैंने कर दिखाया, वीर ने खुशी से कहा। चमकदार रोशनी से सुसज्जित उसकी तलवार अधिक तेज और अधिक लचीली हो गई थी और आसानी से सिल्वर ग्रब के अंदर घुसने में सक्षम थी। अपनी पहले की थकान के बावजूद वीर अब पूरी तरह से आराम महसूस कर रहा था, मानो उसके शरीर में नई जान आ गई हो, ऊर्जा भर गई हो और उसे फिर से नया जीवन मिल गया हो। आपने सफलतापूर्वक एक हाई क्लास सिल्वर ग्रब को मार डाला है। आपने जाइंट सिल्वर ग्रब का डेविल सोल हासिल किया है। डेविल सोल, हथियार टाइप। वीर खुशी से झूम उठा, फिर जल्दी से अपने सोलर स्पेस से सिल्वर रंग की दिखने वाली डेविल सोल को बाहर निकाला। अपनी इच्छा शक्ति से उसे सक्रिय करके उसने अपनी हथेली में रखे डेविल सोल को एक विशाल पानी के गुब्बारे में बदल दिया, जो एक इंसान के आकार का था, जिससे सिल्वर रंग की चमक निकल रही थी और उसका सेंटर एक कोमल कोर था। सरकार ने इसे हथियार टाइप डेविल सोल नाम दिया था, लेकिन आयामी दुनिया के शिकारियों ने इसके बजाय इसे एक दुर्लभ परिवर्तन टाइप डेविल शूल कहा। एक पल का विचार ही पानी के गुब्बारे को सिल्वर पारदर्शी ओवरकोट में बदलने के लिए काफी था। उसका रंग तो काफी आकर्षक था, लेकिन चूंकि वीर को अभी तक डेविल सोल से छेड़छाड़ करने की आदत नहीं थी, इसीलिए कोट की बनावट उबड़ खाबड़ और बेढंगी थी। काफी मेहनत के बाद वीर ने आखिरकार इसे फिर से चांदी के कवच में बदल दिया। उस डेविल सोल के बीच में एक हल्का गुलाबी मोती जड़ा हुआ था। जब तक इसे नष्ट नहीं किया जाता, कवच अपनी मरम्मत कर सकता था और खुद को पुनर्जीवित भी कर सकता था। और ये इतना लचीला था जिसे अकेले कवच के रूप में या दूसरे आर्मर टाइप डेविल सोल के साथ इस्तेमाल किया जा सकता था। पास्ट में जिस शिकारी ने इस डेविल सोल को हासिल किया था, वो बाद में 100 परिवर्तनों का सम्राट के रूप में जाना जाने लगा था। फिलहाल वीर ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 अतिरिक्त भुजाएं ही बना पा रहा था और डेविल सोल की असली उपयोगिता जानने के लिए उसे काफी अभ्यास की जरूरत थी। लेकिन इसकी एक कमजोरी भी थी। बेशक ये पहले से ही ज्यादातर कामों के लिए काफी था और ऐसा नहीं था कि इस खामी को ठीक नहीं किया जा सकता था। आयामी दुनिया के तीसरे प्लेनेट में एक अनोखी चीज थी जिसे पेंडोरा का बक्सा कहा जाता था। ये एक ऐसी चीज थी जो कई हाई क्लास लेवल्स के डेविल सोल्स को मिलाकर उन्हें और बेहतर बना सकती थी। यही मुख्य कारण था कि वीर ने इस डेविल सोल को इतना महत्व दिया था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि ग्रीन आयामी दुनिया में सबसे कमजोर बीइंग्स में से एक थे, इसलिए हाई क्लास लेवल के ग्रब्स दुर्लभ थे। पास्ट में सिर्फ एक बार ही इनका दिखना दर्ज किया गया था। नतीजतन वीर के पास अब जो बेहतरीन डेविल सोल था, वो अनोखा जरूर हो सकता था। इतने कीमती डेविल सोल के लिए 3 महीने की मेहनत एक सौदा थी, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह थी कि यह खास डेविल सोल उसकी योजना के अगले चरण के लिए जरूरी था। क्या है वीर की आगे की योजना? क्या वीर बदल देगा आने वाले फ्यूचर की घटनाओं को? क्या उस गोल्डन डोर के पीछे कोई यूनिवर्स छिपा है? आखिर क्यों वीर को डेस्टिनी यहां ले आई है? जानने के लिए सुनिए शूरवीर 2 अगेन। सिल्वर ग्रब के डेविल सोल को प्राप्त करने के बाद वीर ने उसके सिल्वर कोर को बाहर निकाला और खाना शुरू कर दिया। आखिरी टुकड़े को खाने के बाद वीर को एक आवाज सुनाई पड़ी। एक सुपीरियर ग्रेड सिल्वर ग्रब के कोर को कंज्यूम करने के लिए आपको 10 सुपीरियर जीन पॉइंट मिले हैं। वीर ह्यूमन लाइफ फॉर्म फ्रेमवर्क फाउंडेशन लेवल मैक्स जीन बेसिक 20 म्यूटेटेड 0 सुपीरियर 10 डेविल सोल सिल्वर ग्रब सुपीरियर ग्रेड हथियार टाइप। चूंकि सिल्वर ग्रब एक सुपीरियर ग्रेड लाइफ फॉर्म था, इसीलिए उसके बॉडी का हर हिस्सा कीमती था। देव आश्रम में ऐसे एलियंस के फ्लैश और बोन्स के लिए अंडरग्राउंड तहखाने
और बड़े फ्रीजर बनाए गए थे, इसलिए वीर ने जितना हो सका उतना जमा किया और वापस लौट गया। बेशक जैसे ही वो बस्ती में दाखिल हुआ, उसे फिर से बेवकूफों का एक ग्रुप मिला। वो देखो भाई लोग, कूड़े का राजा वापस आ गया है। एक पतले आदमी ने वीर का मजाक उड़ाते हुए कहा, आज फिर से उन कमजोर व्हाइट ग्रब्स को बीन कर लाया होगा पॉइंट्स बदलने के लिए। एक और शिकारी ने कहा, अरे अगर वो बेवकूफ नहीं होता तो वो लीडर बोर्ड में सबसे नीचे नहीं होता। हमेशा की तरह वीर ने उनकी बात अनसुनी कर दी। हालांकि बस्ती के तहखाने का इस्तेमाल करने में उसे हर महीने 100 पॉइंट्स खर्च करने पड़ते थे, लेकिन उसके द्वारा जमा किए गए सारे व्हाइट ग्रब कोर एक बड़ा खजाना था। एक बार जब सभी को ये पता चल जाता कि वे किसी शिकारी की फाउंडेशन को बहुत मजबूत कर सकते हैं, तो उसके लिए सचमुच एक बड़ी दौलत साबित होंगे। वो ये भी सोच रहा था कि उस खास जानकारी को खुद फैलाए या नहीं। आखिरकार अब जब वो आगे बढ़ चुका था, तो उसका इरादा और कोर इकट्ठा करने के लिए व्हाइट ग्रब गुफा में लौटने का नहीं था। इस जानकारी को बेचकर और फिर जमा किए गए कोर से भारी मुनाफा कमाना सबसे अच्छी रणनीति लग रही थी। हालांकि अपनी मौजूदा ताकत और कॉन्टैक्ट को देखते हुए वो सीधे तौर पर यह बात नहीं फैला सकता था, वरना इससे उसे ही बेवजह परेशानी उठानी पड़ती। उसे अपने तरीके पर और ज्यादा ध्यान से सोचना होगा। तहखाने में कीमती कोर जमा करने के बाद वीर ने बस्ती में सबसे सस्ता कमरा किराए पर ले लिया। यह कमरा इतना सस्ता था कि इसमें कोई सुविधा नहीं थी। यह असल में एक जेल की कोठरी थी, जिसमें एक बाथरूम भी था। वीर बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया। अपनी हालिया सफलता के कारण अब वो अपने फ्रेमवर्क को डेवलप कर सकता था, जो उसके भविष्य के विकास का आधार बनेगा, और उसने बहुत पहले ही अपने लिए एक उपयुक्त फ्रेमवर्क फाउंडेशन तैयार कर लिया था। इस फ्रेमवर्क का वर्णन एक मैनुअल में किया गया था, जिसे वीर ने आयामी दुनिया के तीसरे क्षेत्र में कुछ खंडहरों के अंदर पाया था, जिसे वीर ने काफी खर्च, प्रयास और खतरे के बाद हासिल किया था। इन सब के बावजूद विडंबना ये थी कि ये एक ऐसा फ्रेमवर्क था जिसका इस्तेमाल पहले का वीर कर ही नहीं सकता था। इसका पहला चरण वाटर फ्यूजन था। पहले के वीर की टेक्निक फायर फ्यूजन थी, और वाटर फ्यूजन फ्रेमवर्क उसकी फायर फ्यूजन टेक्निक्स के सीधे ऑपोजिट था। उसने अपनी नींव को खत्म करने और फिर से शुरुआत करने पर भी गंभीरता से विचार किया था, और जब उसे पता चला कि यह भी टेक्निक सीखने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, तो उसने कोशिश करना छोड़ दिया। फ्रेमवर्क फाउंडेशन का पहला लेवल मॉर्टल रैंक के फ्रेमवर्क के बराबर था, जो आयामी दुनिया में इतना आम था कि लगभग कोई भी शिकारी इसे खरीद सकता था। लेकिन दूसरे लेवल पर पहुंचने पर फ्रेमवर्क लो रैंक का हो जाता था, तीसरे लेवल पर मीडियम रैंक का, और इसी तरह आगे भी। फ्रेमवर्क के 9वें और अंतिम लेवल तक पहुंचने पर सभी 9 लेवल आपस में मर्ज हो जाते हैं और एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाते हैं जो गॉड रैंक से परे है, जो पहले लेवल के कॉर्ड पैटर्न से 9वें के ईगल पैटर्न तक का काया पलट दर्शाता है। इसलिए इसका नाम 9 कार्प ट्रांसफॉर्मेशन है। ऑफ कोर्स इस फ्रेमवर्क में ग्रोथ के लिए आवश्यकताएं और अधिक कठोर होती जाएंगी। बहरहाल एक इवॉल्विंग फ्रेमवर्क का मूल्य अथाह था, और वीर ने तुरंत उस मैनुअल को फॉलो करते हुए फ्रेमवर्क का अध्ययन करना शुरू कर दिया। ओरिजिनल फाउंडेशनल फ्रेमवर्क का मुख्य उद्देश्य किसी के बॉडी में जेनेटिक एनर्जी को एक्यूमुलेट करना था। वीर की ब्रेक थ्रू के बाद वो एनर्जी और भी ज्यादा रिफाइंड और कॉन्सेंट्रेटेड हो गई थी। वर्तमान में वीर उस एनर्जी को नए जेनेटिक फ्रेमवर्क के लिए जरूरी पाथ्स को फॉलो करते हुए अपने बॉडी में सर्कुलेट कर रहा था, और जैसे जैसे एनर्जी उस पर अंकित और अनुकूलित होती गई, उसका शरीर प्योर होता गया। कुछ साइकिल्स के बाद जहां उसका डैंटियन मौजूद था, वहां एक नीला जेनेटिक कोर बनने लगा। ये कोर लगभग एक माला के मनके के आकार का था, इतना बड़ा कि वीर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ज्यादातर शिकारियों ने हरी फलियों के आकार के जेनेटिक कोर के साथ शुरुआत की थी। इनफैक्ट वीर का असाधारण रूप से बड़ा कोर उसकी नींव में हुई प्रगति के कारण था। शिकारियों के कोर के शुरुआती आकार ने उनकी ताकत और जेनेटिक एनर्जी के साथ उनकी स्ट्रेंथ को बहुत प्रभावित किया, इसलिए ये एक लाभ था। एक नई टेक्निक को सीखने के लिए उसे अपने जेनेटिक कोर में उकेरना जरूरी था। चूंकि 9 कार्प ट्रांसफॉर्मेशन का पहला लेवल सबसे निचले लेवल मॉर्टल रैंक के फ्रेमवर्क से मेल खाता था, इसलिए इसमें सिर्फ 5 तकनीकें ही आ सकती थीं। लकीली इसका वाटर फ्यूजन टेक्निक
वीर के सुपीरियर ग्रेड के सिल्वर ग्रब डेविल सोल के साथ बहुत ही कंपैटिबल था और इसके प्रभाव को 5 गुना तक बढ़ाने में सक्षम था। 9 कार्प ट्रांसफॉर्मेशन का पहला लेवल कॉर्प 2 फंडामेंटल एबिलिटीज प्रोवाइड करता था। पहला था वाटर फ्यूजन, जो पानी के अंदर सांस लेने और स्पीड को बूस्ट में मदद करता था, और दूसरा था फ्लेम रेजिस्टेंट फायर बेस्ड हमलों के अगेंस्ट आंशिक रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता था और उसे अब्सॉर्ब भी करता था। देखते ही देखते कुछ ही पलों में वीर के अंदर एक हल्के गुलाबी रंग का कॉर्प प्रकट हो गया। 9 कार्प ट्रांसफॉर्मेशन के पहले लेवल को पूरा करने के बाद अगला कदम सभी टेक्निक्स को अपने फ्रेमवर्क में मिलाना होगा। वाटर फ्यूजन फ्रेमवर्क के लिए वाटर फ्यूजन टेक्निक की जरूरत होती है, क्योंकि इस दुनिया के वीर ने पास्ट में फायर फ्यूजन टेक्निक का यूज किया था, इसलिए उसकी टेक्निक इस समय ऑपोजिट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे बेकार हो जाएंगी। बस्ती के भीतर एक इलेक्ट्रॉनिक व्यापारिक चौकी स्थापित की गई थी, जिसके जरिए शिकारी पॉइंट्स या दूसरी टेक्निक्स के बदले टेक्निक्स का आदान प्रदान कर सकते थे। और यहां तक कि जिस सस्ते कमरे को उसने किराए पर लिया था उसमें भी इंटरनेट कनेक्शन था। वीर की यादों में कुछ ऐसी टेक्निक थी जो उसके काम की नहीं थी। उन टेक्निक्स में बर्निंग स्टॉर्म, फायर फैंग ब्लेड, फायर फिस्ट, फायर स्टेप और 2 सुपीरियर ग्रेड की तकनीकें शामिल थीं, जिसको तीसरे ग्रह से हासिल किया गया था, जिनमें से एक था और दूसरा था हेलफायर रीबर्थ। कुल मिलाकर ये तकनीकें अटैक, डिफेंस, डॉज और मूवमेंट की टेक्निक्स का एक पूरा बैच था। उससे पहले 4 टेक्निक्स को बेचने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, लेकिन आखिरी 2 टेक्निक्स के लिए ज्यादा सोच विचार की जरूरत थी। स्टील फ्लेम आर्मर एक फेमस डोजो की खास टेक्निक थी, और अगर वो इसे अभी बेचने की कोशिश करता तो उनके लिए बेवजह परेशानी खड़ी हो जाती। दूसरी ओर हेलफायर रीबर्थ वो टेक्निक थी जो वीर को सबसे ज्यादा पसंद थी और साथ ही सबसे मूल्यवान भी। चूंकि के आखिरी कुछ स्तर शायद फायर फ्यूजन से संबंधित थी, इसलिए वीर इस टेक्निक को तब तक नहीं छोड़ना चाहते था जब तक उसके पास कोई और ऑप्शन न हो। व्यापारिक चौकी पर घूमते हुए वीर ने वाटर फ्यूजन टेक्निक के बदले फायर फ्यूजन टेक्निक के अनुरोध पर विशेष ध्यान दिया। साइलेंट वाटर ऐसी ही एक टेक्निक थी, एक डिफेंस तकनीक जिसे उसका मालिक फायर टाइप सोर्ड टेक्निक से बदलना चाहता था। वीर ने तुरंत अपनी की एक कॉपी अपलोड कर दी, जिसे सिस्टम द्वारा स्कैन और वेरीफाई किया गया और बाद में ट्रेड के लिए एक्सेप्ट कर लिया गया। हालांकि वो सही टेक्निक्स की तलाश में लगा रहा, लेकिन उसकी खोज बेकार रही। इसके बजाय वीर ने व्यापारिक चौकी पर अपनी 3 फायर फ्यूजन टेक्निक्स के साथ एक रिक्वेस्ट छोड़ दिया। अब उसे बस इंतजार करना था। हालांकि उसने जो कमरा किराए पर लिया था वो ज्यादा बड़ा नहीं था, फिर भी उसमें उसके नए मिले टेक्निक को सीखने के लिए काफी जगह थी। इस टेक्निक को प्रैक्टिस करना काफी मुश्किल था और इसके लिए वाटर की फ्लेक्सिबल और सपल नेचर को अपनी मूवमेंट में शामिल करना जरूरी था। हालांकि अपने एक्सपीरियंस के आधार पर वीर ने लगभग आधे दिन में ही इस टेक्निक को सीख लिया था। अपने नए फ्रेमवर्क और टेक्निक्स के साथ वीर का इरादा बस्ती को छोड़कर कुछ एलियंस का शिकार करके अपने जीन पॉइंट्स को जल्दी से उनकी मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचाने का था। हालांकि जैसे ही वीर बस्ती से बाहर निकला, उसका किसी ने रास्ता रोक लिया। अबे फटीचर, यहां से जाने की इतनी भी क्या जल्दी है? गेट पर वीर का सामना जिस व्यक्ति से हुआ वो कोई और नहीं बल्कि प्रिया थी। वीर ने उसे तिरछी निगाहों से देखा और कहा, लगता है तुम्हें मेरे थप्पड़ का स्वाद कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया है। वीर की बात सुनकर प्रिया ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरा और कहा, ऐसा मत सोचना कि आज मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी। जब तक तुम यहां घुटने टेक कर मुझसे माफी नहीं मांगोगे, मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगी। वहां हो रहे शोरगुल के कारण शिकारियों की भीड़ पहले से ही जमा हो रही थी, जो इस झगड़े को देखने के लिए उत्सुक थी। वीर ने गुस्से से कहा, मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है, इसीलिए मेरे रास्ते से हट जाओ। प्रिया ने दांत पीसते हुए जवाब दिया, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे डरा रहे हो? तुम जीन लीडर बोर्ड में सबसे नीचे हो। मेरे पास अब 20 म्यूटेटेड जीन पॉइंट्स हैं और मैं तुम्हें सिर्फ अपनी छोटी उंगली से हरा सकती हूं। वीर ने अपनी आंखें घुमाई। वो अब प्रिया की बकवास और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने उसके चेहरे पर फिर से तमाचा मारा और उसे चुपचाप हैरानी से लड़खड़ाते हुए एक तरफ छोड़ दिया और जाने के लिए मुड़ गया। तो क्या हुआ अगर उसके पास 20 म्यूटेटेड जीन पॉइंट्स थे?
वीर के पास 10 सुपीरियर जीन पॉइंट थे, भले ही भीड़ में किसी को यह पता न हो। उसकी इस हरकत से वहां मौजूद शिकारियों का दल हैरान रह गया, जो वहां शो देखने के लिए इकट्ठे हुए थे। क्या उस फटीचर ने सच में उससे लड़ने की हिम्मत की, या ये मेरी आंखों का धोखा है? एक शिकारी ने कहा, क्या अब वो उस फटीचर को मारने जा रही है? धीरे धीरे इकट्ठा हुए भीड़ में तरह तरह की बातें होने लगी। जब प्रिया सदमे से उबरी तो वो जोर गुर्राई और एक खूंखार पागल शेर की तरह उस पर टूट पड़ी। वीर, मुझे फिर से मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारा चेहरा टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। वीर के होठों पर शैतानी मुस्कान छा गई। अच्छा हुआ कि प्रिया ने उस पर अटैक करने की पहल की। उसे अभी तक किसी असली दुश्मन पर अपनी नई सीखी टेक्निक साइलेंट वाटर को आजमाने का मौका नहीं मिला था। जैसे ही प्रिया वीर पास पहुंची और उस पर अटैक किया, वीर के हाथों ने टेक्निक को कास्ट करना शुरू कर दिया और प्रिया के अटैक को अब्सॉर्ब कर लिया और फिर उसे रिवर्स करते हुए दुगुनी ताकत के साथ प्रिया की ओर वापस भेज दिया, जिससे प्रिया हवा में उड़ते हुए सिर के बल जमीन पर गिर पड़ी। फिर वीर ने अपने हाथ पोंछे और मुड़कर प्रिया के गिरे हुए शरीर को देखा और फिर एक मस्ती भरी धुन गुनगुनाते हुए वहां से चला गया। इस बार प्रिया को होश में आने में काफी वक्त लगा। वो किसी लकड़ी की तरह जमीन पर पड़ी थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस निकम्मे शिकारी का वो दिन रात मजाक उड़ाती थी, असल में उसकी ताकत उससे भी ज्यादा थी। वीर के बढ़े हुए ताकत को देखकर क्या भीड़ में मौजूद सभी शिकारी हैरान हो जाएंगे? क्या वीर की असलियत सभी को पता चल जाएगी? क्या करेगी प्रिया अब आगे? क्या वो फिर से अपना बदला वीर से लेगी? आखिर क्या होने वाला है आगे, जानने के लिए सुनते रहिए शोरवीर 2 द पैरेलल वर्ल्ड।